सभी को जयराम जी की। साथियों, आज अपन इस क्लास में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को तैयार करेंगे। चाहे इससे पहले आपने बजट पढ़ा हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए ये क्लास जो है नितांत बेहद आवश्यक है। सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना किसी ताम झाम के टू दी पॉइंट चीज़ें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और लोगों तक शेयर करना, और शुरू करने से पहले लाइक भी कर दो। तो बजट प्रस्तुत कब किया गया? 23 जुलाई को। किसके द्वारा? YFM फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि निर्मला ताई हैं। आकार इसका कितना है? 48.2 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब ये भी है कि इतना ही अनुमानित व्यय भी है बजट में। GDP का ये कितना है बजट का आकार? तो लगभग 15% या फिर 14.7%। चीज़ें अगर आपको राउंड फिगर में याद करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। 4 जातियों की चर्चा की गई है। इन चारों में युवा जो है वो कॉमन है। तो एक तो हो गया युवा, फिर युवा ही गरीब होता है, युवा ही महिला होती है और युवा ही अन्नदाता होता है। तो इस तरह से ये 4 जातियां जो हैं उनका उल्लेख किया गया है बजट में, ये भी याद रखिएगा। और 4 ही विषय बताए गए हैं। पहले कौशल प्रशिक्षण, मतलब हम इसको जोड़ के याद रखेंगे। कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा तब क्या होगा? MSMEs की स्थापना होगी। ठीक है, तो क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी, और जब रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो एक मध्यम वर्ग उत्पन्न होगा। तो 4 विषय हैं: कौशल प्रशिक्षण, MSMEs, रोजगार और मध्यम वर्ग। इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। प्राथमिकताएं या फिर स्तंभ की बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है। कुल कितने हैं? एक तो ये याद कर लीजिए, कुल 9 हैं। इनको जोड़ के ही याद करेंगे। हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले कृषि, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। जब कौशल विकास होगा तो क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास होगा। मानव संसाधन का जब विकास होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा तो नई नई चीज़ें ईजाद होंगी। बढ़िया सड़कें, बढ़िया पुल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। जब ये सब बढ़िया सड़कें, बढ़िया पुल और सब बढ़िया बिल्डिंग हो जाएंगी तो शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, और जब शहरी विकास होगा तो विनिर्माण और सेवाएं बढ़ेंगी। ठीक है, और जब ये सब सेवाएं वगैरह और सब मकान वकान शहरी विकास हो जाएगा तो फिर ऊर्जा सुरक्षा उसके बाद, और जब ये सब हो जाएगा तो क्या बचा? अगली पीढ़ी। तो अगली पीढ़ी के लिए सुधार। तो कुल 9 प्राथमिकताएं हैं। इन 9 के 9 को आप याद कर लीजिएगा। कुल 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 2 यूपी में होंगे, एक प्रयागराज में और एक आगरा में। 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में इंटर्नशिप कराई जाएगी बड़ी कंपनियों में। तो जो खर्चा होगा वो कंपनियां अपने CSR से 10% वहन करेंगी। CSR आप सबको पता है, ऐसी कंपनियां जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ की है, या फिर जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ का है, या फिर जिनका कमाया गया लाभ जो है वो 5 करोड़ का है। तो पिछले 3 सालों में जितना उन्होंने, मतलब पिछले 3 सालों में उनका जो औसत लाभ है, याद रखिएगा, 3 सालों में औसत जो लाभ है उसका 2% जो है उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पर्यावरण, इन सब पहलुओं पर खर्च करना जरूरी होगा। तो याद रखिएगा। और एक चीज़ इसमें और शामिल है, PM केयर्स फंड या प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसा देना पड़ेगा इसके तहत। तो ये हो गया CSR, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए का। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए कितना रखा गया है? 11,11,111 करोड़। तो ये बहुत आसान है फैक्ट याद करना। GDP का कुल कितना है? तो 3.4%। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। सीमा शुल्क में छूट कितनी दी गई? 100% छूट दी गई 2 चीज़ों में, एक तो कैंसर की दवाओं में दी गई, दूसरा 25 खनिजों में दी गई। तो ये खनिजों की संख्या भी याद रखिएगा। यदि बजट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 2 वीडियो दी गई हैं, एक यूपी की और एक केंद्रीय बजट की। दोनों ही पिन करी गई हैं टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से है, सर्च कर लीजिएगा, वहीं पर इसकी PDF भी मिलेगी। कैपिटल गेन टैक्स, जो पूंजी होती है उस पर जो लाभ होता है, लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% और शॉर्ट टर्म के लिए 20%। एंजल टैक्स को 0 कर दिया गया है, याद रखिएगा। विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स को घटाकर 40 से 35% कर दिया गया है। तो इस तरह के जो फैक्ट हैं इनको स्टेटमेंट में बना के पूछ लिया जाता है कि घटाया गया है, घटाकर 40 से 35% किया गया, 35% से बढ़ाकर 40% किया गया। इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। मनरेगा 86,000 करोड़ रुपए। योजनाओं में सर्वाधिक आवंटन मनरेगा को हुआ है।
पिछले वर्ष 60,000 करोड़ था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनरेगा में आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो यहाँ से याद रखिएगा। सौर ऊर्जा पर 10,000 करोड़, शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोदय योजना की शुरुआत करने की बात कही गई है। ईस्टर्न डेवलपमेंट, जो पूर्वी राज्य हैं उनमें कौन कौन से 5 राज्य हैं, 5 के पाँचों आपको याद करने हैं। जो 7 सिस्टर्स हैं वो नहीं है, याद रखिएगा। एक तो बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, एक पश्चिम बंगाल और एक उड़ीसा। एक थोड़ा सा दक्षिणी राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये तो सब भैया भैया हैं, आसपास हैं। आंध्र प्रदेश थोड़ा सा हटके है, बस इसको याद रखिएगा। मुद्रा लोन आप सबको पता है कब शुरू की गई थी योजना, 2000 कब की गई थी यार, 8 अप्रैल 2015 में। इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं भूल रहा हूँ शायद। तो ये तरुण, उसमें 3 वर्गीकरण थे, शिशु, किशोर और तरुण। जो तरुण वाली श्रेणी है उसमें जो 10 लाख रुपए लोन दिया जाता था उसकी धनराशि बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, तो उसमें वृद्धि की गई है। फूड सिक्योरिटी लैब्स स्थापित की जाएंगी 100। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। कितने, 10,000। आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में IPPB, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक्स की कितनी शाखाएं, 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। सब्सिडी पर कुल कितना व्यय किया गया है, तो 4,28,422 करोड़ रुपए। मोटा माटी आप इतना समझ लीजिए कि 4,30,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जाएगा। किस पे, सब्सिडी पर। उसमें LPG कौन चलाता है, एक महिला और एक पुरुष, तो दोनों साथ रहते हैं। 2 का मतलब 2 और 0.7 का मतलब 7, दोनों साथ रहते हैं। यूरिया में 27.78% सब्सिडी दी जाती है। आय के स्लैब पूछ लिए जाते हैं। पहले तो आपको स्लैब याद रखना है, इस बार नया इसमें बदलाव किया गया है। 3 लाख तक जीरो, कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 7 लाख कैसे याद रखना है, पहले 4 लाख जोड़ना है 3 में, तो 3 से 7 लाख तक 5%, फिर 3 जोड़ना है 7 में, तो 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, और 12 से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर पर 30% जो है टैक्स वो दे होगा। इतनी इनकम है इधर, और इधर टैक्स की रेट है। कैसे याद रखना है, 4 3 2, 1 नहीं जाना, फिर से 3 पे आ जाना है। तो इतना जोड़ते जाइएगा 3 लाख में, तो आप ये इधर से स्लैब याद हो जाएंगे आपको। और इधर जीरो छोड़ के 5 का पहाड़ा पढ़ देना, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौका 20, और 25 नहीं करना है दोस्त, 30 पे आना है सीधे। परियोजनाओं पर वे देख लेते हैं। मनरेगा पहले भी देखे हैं, 86,000 करोड़ रुपए। PM किसान पर 60,000 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा पर 10,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और जल जीवन मिशन याद रखना है दोस्त, 7,163 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सबसे ज़्यादा व्यय इस पे हो रहा है, 2,05,250 करोड़ रुपए। तो ऐसे याद रखिएगा, 2,05,000 करोड़ रुपए जो हैं वो किस पे खर्च किए जाएंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर। PM आवास योजना शहरी पर 30,000 करोड़ रुपए लगभग, और ग्रामीण पर 55,000 करोड़ रुपए लगभग। दोनों को मिला दिया जाए तब भी आपको याद रखना है, दोनों को जोड़ देना, तो लगभग 85,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च किए जाएंगे। मंत्रालयवार आवंटन देखते हैं। सर्वाधिक आवंटन वित्त मंत्रालय को किया गया है। दूसरा स्थान रक्षा मंत्रालय का है। रक्षा, ठीक, रक्षा, अब छा लगा हुआ है मतलब 6 की बात हो रही है, तो 6,21,940 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय पे खर्च किए जाएंगे, कुल व्यय का 13%। गृह मंत्रालय पर 2,19,643 करोड़ रुपए, मोटा मोटी कहें कि 2,20,000 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा यहाँ से खूब पूछा जाता है, 4.9%। अगर पैसों में देखें, रुपयों में देखें, तो 16.13 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा है। राजस्व घाटा 1.8%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6%। ये GDP का है, GDP का 0.6%। और प्राथमिक घाटा 1.4%। तो सबसे कम कौन सा है, प्रभावी राजस्व घाटा। सकल कर राजस्व मतलब जो करों के जरिए पैसा जुटाया गया है वो GDP का कितना है, 11.8%। रुपयों में देखें तो 38.4 लाख करोड़ रुपए करों के जरिए इकट्ठा किया गया है। अब देखते हैं रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा लोन के जरिए आता है, जो सरकार ऋण लेती है, 27%। दूसरा स्थान इनकम टैक्स का है, तीसरा GST का है, और चौथा निगम कर का है।
तो ये भी जहन में डाल लो। लेकिन इनकम टैक्स और जीएसटी वाला ये जो आंकड़ा है 18% का, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। तो यदि करों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इनकम टैक्स से आता है, फिर दूसरा नंबर जीएसटी का, और फिर तीसरा नंबर निगम कर का है, कारपोरेट टैक्स का। रुपया कहाँ जाता है तो सबसे ज़्यादा राज्यों को चला जाता है 21% के आसपास। फिर उसके बाद ब्याज अदायगी 19%। प्रायः ऑप्शन में यही रहता है, सर्वाधिक खर्च किस पे होता है तो ब्याज अदायगी पर। फिर ये जो लोन लिए रहते हैं ना, इसी पे ब्याज अदायगी होती है। फिर केंद्र की योजनाएं 16%, बस इतना ही याद रखिएगा। रक्षा पर कुल बजट का 8% खर्च किया गया है, पेंशन पर 4%। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है 2023 में तो $3.6 ट्रिलियन। जीबीए में योगदान चालू दरों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। कृषि का योगदान कितना है 17.7%। 17 में 10 और जोड़ दीजिएगा तो 27.7%, और 27 और जोड़ दीजिएगा, 27 दूनी 54, तब सेवा क्षेत्र आ जाएगा। तो इस तरह से एक याद कर लीजिए, 17 वाला सारे याद हो जाएंगे। इंडिया का शेयर बाजार वर्ल्ड में 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्रों में बेहतरी की बात करें तो चाइना पहले स्थान पे है, इंडिया दूसरे स्थान पे है। अंकटाड ने 2023 में बताया कि एफडीआई में 2% की कमी आई है भारत में। तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, कितने की कमी आई 2% की। कुल कितना एफडीआई आया है तो $1.3 ट्रिलियन। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार इंडिया की रैंक जो है कितनी है 139 देशों में 38। तो 139, इस 39 से एक कम कर देना, कितनी है रैंकिंग 38। 2018 में 44वां स्थान था, तो इसमें हमने क्या किया है सुधार दर्ज किया है। तो यदि स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले तो कर देना। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पहले कितनी थी 1.7, अब उसमें वृद्धि हुई है 2024 में। इस तरह से इस पर स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई है 1.8%। इंडिया दुनिया में दूसरा फुटवियर उत्पादक है। स्मार्टफोन निर्यातक इंडिया 2022 में छठे स्थान पे था, 2014 में 23वें स्थान पर था। तो ये सब आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं दोस्त। तो ये छठे स्थान पे आया है 2022 में, मतलब हमने लगातार सुधार दर्ज किया है। 23 से लेकर कहाँ तक पहुँच गए हैं छठे स्थान पर। 23 मतलब 3 दूनी 6, छठे स्थान पर पहुँचे हैं, ऐसे याद रखिएगा। सर्वाधिक निर्यात हमने किन चीज़ों का किया है तो इंजीनियरिंग सामान का किया है। पहले 25.3% था, लेकिन अब घटा है 25% रह गया है। तो ये स्टेटमेंट के रूप में भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात पहले हम 28वें स्थान पे थे, 2022 में 24वें स्थान पर आ गए, मतलब सुधार हुआ है 28 से 24। वर्ल्ड में 7वां बड़ा सेवा निर्यातक है कौन, अपना भारत। वाह्य ऋण, अच्छा पहला निर्यातक कौन होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाइना ही होगा। वाह्य ऋण की बात करें तो $624 बिलियन जो है 2023 में था, 2024 में $663 बिलियन हो गया, मतलब बढ़ा है। जो कितना है जीडीपी का 19%। 2021 से 24 के बीच 4 एफटीए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उनमें से 3 लागू हो गए, 3 के साथ एक मॉरिशस हो गया है, दूसरा यूएई हो गया है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ था उसका अभी लागू होना बाकी है, ये भी याद रखिएगा। तो कुल 3 देशों के साथ प्रभावी हो गया है। प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो 1993 से लगातार वृद्धि हो रही है, स्टेटमेंट के रूप में याद रखिएगा। अभी कितनी हो गई है प्रति व्यक्ति जीडीपी तो 2484। 24 में भी चाह है और 84 में भी चाह है, $2484 प्रति व्यक्ति। निवल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। आपको पता है चालू कीमतों पर क्या होता है, इन्फ्लेशन भी जुड़ा होता है। तो जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय होगी वो ज़्यादा होगी तुलना में किसकी, स्थिर कीमतों की। तो जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय है, खूब पूछा जाता है इसको, 1,84,205 रुपये, और स्थिर कीमतों पर 1,67,044 रुपये। तो मोटा मोटी याद रखिएगा 1,84,000, 1,67,000। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स की बात करें तो 2022-23 में 30% सेविंग करी गई है, और 21-22 में 31.2% थी, मतलब कमी आई है। सर्वाधिक योगदान जो है घरेलू क्षेत्र का है, ये भी याद रखिएगा बचत में। इंडिया वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कितना करता है, जो प्रति व्यक्ति औसतन 1/3, ठीक है। वैश्विक स्तर पर जो एक व्यक्ति कुल उत्पादन करता है उसका 1/3 भारत का आदमी करता है कार्बन उत्सर्जन। बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो मई 2024 में गैर जीवाश्म
से 45.4% हमारे यहाँ क्षमता जो है वो प्राप्त कर ली गई है कुल उत्पादन के। पहला नल जल कनेक्शन कहाँ दिया गया? डेमचक गांव कहाँ है? लेह में, 13,800 फीट की ऊंचाई पर। औसत आयु 28.2 वर्ष। 18% आबादी जो है कितने साल की है हमारे यहाँ? 15 से 24 वर्ष के बीच। तो ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा। 2015-16 से 19-21 के बीच मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं कितने लोग? 13.5 करोड़। कहाँ? भारत में। अब यूपी में बात करें, एक कहावत है, किसी काम को बिगाड़ देना मतलब 13 3 कर देना। तो 13 के बाद क्या आता है? 3। तो 3.4 करोड़ लोग जो हैं वो एमडीपी से बाहर आए हैं। कहाँ? यूपी में। तो 13 फिर 3। कृषि क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी है? 18.2%। जीबीए में हम पहले पढ़ चुके हैं 17.7%। लगभग दोनों सेम हैं। 42% आबादी, पहले हम लोग पढ़ा करते थे 50 से 55%, लेकिन अब जो 42.3% आबादी जो है वो कृषि पर आजीविका के लिए निर्भर है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2022-23 में 4.7% थी, लेकिन 23-24 में इसमें कमी आई है, घटकर कितनी रह गई है? 1.4%। स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है। इंडिया गेहूं, चावल और कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है दुनिया में, लेकिन दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में पहला स्थान है। मत्स्य उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान है भारत का। पहला किसका होगा? तो चाइना का, और तीसरा इंडिया का होगा। इसमें सुधार करिएगा। मत्स्य उत्पादन में हमारा तीसरा स्थान है और पहला चाइना का है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्यों की भी। राज्यों में मछली उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर। ये बात हो रही है कुल मछली उत्पादन की। अगर अंतर्देशीय मछली की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। समुद्री मछली की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पे है। तो तीनों याद रखिएगा। अंतर्देशीय मछली मतलब जो ताल तलैया वगैरह होते हैं वहाँ पर जो मछली पैदा की जाती है। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 55%। 2021 को छोड़कर पिछले दशक में, याद रखिएगा, पिछले 10 वर्षों में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है सेवा क्षेत्र में। 2021 को क्यों? क्योंकि कोविड का दौर था, इसी वजह से उसमें कमी देखी गई, बाकी सब में वृद्धि हुई है। निर्यात में 5वां स्थान है। पहला स्थान किसका होगा? चाइना का। सेवा के मामले में हम सबको पता है यार चाइना क्या क्या करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक तीसरी है, पहली यूएसए की है। फसल उत्पादन पे हम पहले ही एक वीडियो आपको दे चुके हैं, उसको देख लेना, अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक्स के जरिए आपको रटाया गया है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की उपलब्धता कितनी भारत में? 47 ग्राम। एक आदमी को 47 ग्राम मिल रही है दाल खाने को। खाद्यान्न की उपलब्धता कितनी है? तो 569 ग्राम। इंडिया आयात करता है सर्वाधिक चाइना से, दूसरा स्थान रसिया का है और तीसरा स्थान यूएई का है और चौथा स्थान यूएसए का है। यू वाले जो हैं दोनों अंत में हैं। निर्यात करता है सर्वाधिक किसको? तो यही वाले दो उठा लीजिएगा और इनको पलट दीजिएगा। सर्वाधिक यूएसए को, दूसरा स्थान यूएई को है और तीसरा स्थान नीदरलैंड्स को। जीवन प्रत्याशा 2016 से 22 के बीच कितनी रही है? सर्वाधिक केरल में है 75 वर्ष, यूपी में 66 वर्ष। यूपी वाली आप याद कर लीजिएगा, 66 वर्ष। और उसमें भी महिलाएं, आपको पता ही है, पुरुषों से ज़्यादा जीती हैं, तो महिलाओं की ज़्यादा है 66.7% और मेल की जो है वो 65.3%। तो आप मोटा मोटी ऐसे याद रख सकते हैं 65.5 और 66.5, ठीक। और जो टोटल है वो 66 है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर इसको काउंट किया जाता है। सर्वाधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन में बिहार भी रहेगा, फिर गच्चा खा जाओ। मिनिमम मिजोरम में। जन्म दर सर्वाधिक, अब बिहार अव्वल है इसमें, यूपी दूसरे स्थान पर है। मिनिमम गोवा में। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, गोवा जो है नीचे है, यूपी बिहार ऊपर है मैप में। जन्म दर सर्वाधिक देख लिए हम लोग। मृत्यु दर की बात करें तो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में और मिनिमम एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, सबसे कम मृत्यु दर है इस क्षेत्र में। कुल प्रजनन दर मैक्सिमम बिहार में और दूसरा स्थान यूपी में। इसको भी याद रखिए कितनी है? 2.7। और इसको घटाकर जो नई जनसंख्या नीति यूपी ने लागू की है, इसको घटाकर 2030 तक कितना किया जाना है? 1.7 याद रखिएगा। और मिनिमम पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु, दोनों में सेम है कुल प्रजनन दर। तो इस तरह से बिहार और यूपी दोनों में चाहे जन्म दर की बात कर ली जाए चाहे प्रजनन दर की, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, याद रखिएगा। तो इस तरह से सभी महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।